तो चलिए दोस्तों, अब बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ फंड्स की इन डिटेल। राइट। तो हमने कुछ फंड्स के बारे में ऑलरेडी बात की, शॉर्ट में बातचीत की, लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फंड्स को डिटेल में देखने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहला जो डिवीजन किया हमने फंड्स का, वो किया है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड हमने उसको डिवाइड कर दिया। किसी भी म्यूचुअल फंड का हर एक का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप उसे अलग तरीके से पहचान सकते हैं। राइट। सो कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पर उसकी परचेज और रीपरचेज वो परपीचुअल बेसिस पर, यानी लगातार आप उसे परचेज सेल कर सकते हैं। जब चाहें उस स्कीम के अंदर आप उसकी यूनिट्स को परचेज कर लीजिए। वो परचेज एनएफओ जब आता है उसके बाद भी लगातार पूरी लाइफ उसकी चलती रहती है, जो भी उसका टाइम पीरियड है। राइट। सो एक बार स्कीम अगर लॉन्च हो गई तो वो ट्रांजैक्शंस, ये नहीं कि लॉन्च होने के बाद, एनएफओ लॉन्च होने के बाद वो ट्रांजैक्शन बस हो गई जी, बस खत्म बात, नहीं, ऐसा नहीं होगा। द स्कीम रिमेन्स ओपन फॉर ट्रांजैक्शंस, दैट इज वाई उसके जो एंड्स है ना वो ओपन है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ओपन एंडेड फंड्स। क्या नाम दिया जाता है? ओपन एंडेड फंड्स है, यानी इसको हमने क्लोज एंडेड नहीं रखा कि यहाँ पर एक काम हो गया तो जी बस उसके बाद जो एनएफओ आ गया उसके बाद कोई और बातचीत नहीं होगी। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, उसमें आप बार बार पैसा लगा सकते हो। राइट। यानी इसकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट आपने इमीडिएटली नहीं रखी, लेकिन कुछ ऐसी भी आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होंगी जिसमें आपका मैच्योरिटी का डेट वो फिक्स्ड होगा, वो टाइम आपका फिक्स्ड होगा। सो ऑन द अदर हैंड सम स्कीम्स हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, वो मैच्योरिटी डेट जो है उनकी वो पहले से फिक्स्ड है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसी फिक्स्ड पीरियड के दौरान ही वो ऑपरेट करेगी। वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि उस स्कीम को उसी फिक्स्ड पीरियड में चलना है, टिल द मैच्योरिटी डेट चलना है। वो ओपन एंडेड नहीं है, यानी उसका एंड ओपन नहीं रखा हुआ, उसका एंड जो है वो फिक्स किया हुआ है। सो जैसे ही वो मैच्योरिटी डेट आएगी उसके बाद ये म्यूचुअल फंड भी समाप्त हो जाएगा, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, यानी उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी जैसे ही मैच्योरिटी डेट आई। समझे मेरी बात? सो सिंस द क्लोजर, किस दिन उसे खत्म होना है वो पहले से डिसाइडेड है, यानी हमने उसका एक एंड क्लोज कर दिया। शुरुआत तो पता है इस एंड से हो रही है, एक तरफ से आप चले और यहां से चलते चले जाएंगे, कहाँ रुकना है कुछ नहीं मालूम, यानी इसका ओपन एंडेड है। लेकिन हम यहां से चल पड़े और हमें मालूम है कि हमें इसी पॉइंट तक पहुंचना है, तो भैया चलते रहो, लेकिन कब तक? जब तक ये पॉइंट ना आ जाए, यानी इसका एंड क्लोज है। तो ऐसी ही कहलाती हैं क्लोज एंडेड स्कीम्स, जिनका प्री डिसाइडेड होता है कि उनका क्लोजर किस दिन होगा, उनकी मैच्योरिटी डेट पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। समझे मेरी बात? क्या नहीं? कुछ और बातें हैं, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे उन दो वेरिएंट्स के बारे में, लेकिन फिलहाल हमारे सामने दो चीजें हैं, पहले इसको देखते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अभी इंटरवल फंड्स को छोड़ दो, ठीक है ना। अभी हम बातचीत करेंगे किसकी? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स की। फिलहाल इंटरवल को छोड़ दीजिए आप, ये इन दोनों के फिनिश होने की बात कराऊंगा। तो सबसे पहले ओपन एंडेड फंड्स का मतलब क्या हो गया जी? ओपन एंडेड का मतलब हो गया कि इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन है, इट इज ओपन फॉर इन्वेस्टर्स टू एंटर और एग्जिट एट एनी टाइम। एनएफओ हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने उस टाइम एंट्री कर ली, बाद में निकलना है निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो व्हेन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एक्वायर एडिशनल यूनिट्स, बाद में जाके दोबारा परचेज कर ली, पहले 100 यूनिट ली थी अब 200 यूनिट और ले ली, या नए इन्वेस्टर्स आते हैं ओपन एंड स्कीम में, माय डियर फ्रेंड्स, यानी ये जो सेल की ट्रांजैक्शन है, सेल किसके द्वारा? सेल किसके द्वारा? उस म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। तो जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस कौन सा होगा? उस समय की जो एनएवी होगी, यानी नेट एसेट वैल्यू जो होगी, उस रेट पर जो है उसे खरीदा जाएगा। तो ओपन एंडेड स्कीम में मान लीजिए कोई स्कीम 5 साल पहले शुरू हुई थी, आज भी चल रही है, ओपन एंडेड है, और आज आप उसे खरीदना चाहते हो, 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ था, आज उसका एनएवी हो गया मान लो 120 रुपए, तो आपको वो 120 रुपए पर मिलेगा और आज आप ले सकते हो। आज से 5 साल बाद मान लो चलती चली जा रही है, उसकी एनएवी हो गई 500 रुपए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय जो लोग लेंगे वो 500 रुपए पे लेंगे, आप भी 500 पे लोगे।
अगर आपने एडिशनल यूनिट्स ऐड करनी है और कोई नया व्यक्ति आके उस दिन लेगा वो भी 500 रुपये पर होगा, जो भी एनएवी उस टाइम होगी उस रेट पर वो लेगा। सो व्हेन इन्वेस्टर्स चूज टू रिटर्न एनी ऑफ देयर यूनिट्स टू अ स्कीम, भाई उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने तो आपको वो यूनिट्स बेच दी, आप उसे वापस अब जो है कहना चाहते हो मैं तो इसे रिटर्न करना चाहता हूं जी, तो वही कंपनी आपसे उस दिन जो है जो रेट चल रहा होगा उसी रेट पर आपसे खरीद लेगी वापस। पहले आपको बेचा था फिर खरीद लिया, यानी उसके लिए रीपरचेज हो गया। समझे मेरी बात? तो आप यहां पर जो ये वर्ड्स देख रहे हैं कि सेल की ट्रांजैक्शन किस तरफ से हुई, म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से, उसने बेचा और आपने खरीदा, करेक्ट। और अब आप उसे वापस रिटर्न करना चाहते हो तो भैया वही खरीदेगा, तो उसने उसे रीपरचेज कर लिया, तो इसे बोलते हैं रीपरचेज ट्रांजैक्शन। रीपरचेज बाय हुम? रीपरचेज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी। सो दिस हैपेंस एट अ रीपरचेज प्राइस, और वो भी किससे लिंक्ड होगा? वो भी एनएवी से लिंक्ड होगा। Although some unit holders may exit from the scheme wholly or partly, but स्कीम वहां पर समाप्त नहीं हुई। ओपन एंडेड स्कीम थी, वो स्कीम तो चलती चली जा रही है। जो रिमेनिंग इन्वेस्टर्स बचे हैं उन्होंने तो पैसा नहीं निकाला ना, वो वहीं पर मौजूद है। तो कुछ लोगों ने, यूनिट होल्डर्स ने एग्जिट कर दिया कि नहीं जी नहीं, हमें तो अपना पैसा चाहिए। यूनिट होल्डर्स ने कहा हमें पैसा दो, यूनिट वापस कर देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी ने रीपरचेज करके आपको पैसा वापस कर दिया। अब वो म्यूचुअल फंड कंपनी की बात चली गई। मान लीजिए इस दौरान कोई नया व्यक्ति आगे खरीदना चाहता है, वो यूनिट्स उनको दे दी जाएंगी, लेकिन यूनिट्स उन्होंने जब रीपरचेज की तो भैया बाकी सब लोगों का तो पैसा पड़ा है ना, तो उसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड चलता चला जाएगा। द स्कीम डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, क्योंकि ओपन एंडेड है, किस दिन क्लोज होना है उसके बारे में कोई भी यहां पर बातचीत नहीं की गई। सो ऑन गोइंग एंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, एनएवी पर आते रहेंगे, और ऑन गोइंग समय जो चलता चला जा रहा है उसमें एग्जिट वो भी चलता चला जाएगा। दोनों ऑप्शंस हैं। तो यूनिट कैपिटल जो है यहां पर ओपन एंडेड फंड की, ये लगातार बढ़ती घटती रहेगी, ठीक है ना। यूनिट कैपिटल आपको बिगिनिंग में समझाया था मैंने। तो यूनिट कैपिटल जो थी यहां पर वो कोई फिक्स थोड़ी रहेगी, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है, पैसा आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है। सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट इज वाई दिस एंट्री एंड एग्जिट जो कि लगातार चलती चली जा रही है, उसके कारण ही इस ओपन एंडेड फंड में आप देखोगे कि ये जो यूनिट कैपिटल है ये लगातार बदलती चली जाएगी, ठीक है। ये सेम नहीं रहती है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में क्या होगा, एक बार जो पैसा आ गया बस उसके बाद तो परचेज करना नहीं हमने, तो कैपिटल जो है वो फिर सेम रहेगी वहां पर। देखेंगे उसके बारे में, आज आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है जी, क्लोज एंडेड फंड्स, जहां पर कहा जी एक ही बार करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। क्लोज एंडेड फंड्स क्या है, उनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी है। इन्वेस्टर्स चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे तो ले लो भैया, क्लोज एंडेड स्कीम में फंड में पैसा लगा दो, लेकिन ये केवल एनएफओ के समय होगा। एनएफओ के समय द फंड मेक्स अरेंजमेंट फॉर द यूनिट्स टू बी ट्रेडेड, लेकिन ट्रेड तो करना है भैया। आज अगर आप उसे बेचना चाहते हो, म्यूचुअल फंड तो कह रहे हैं ठीक है, जैसे एफडी का पैसा कहते हैं जी आप ना इसको इतने साल बाद लेना, 5 साल बाद, 5 साल बाद पहले कराओगे तो उस केस में वो इंटरेस्ट काट के आपको पैसा आपके अकाउंट में जमा कराते हैं। लेकिन हमारी यहाँ जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि एक लिमिट होती है, एक टाइम लिमिट। यहाँ पर भी क्या होगा, वो कहेंगे जो भी करंट एनएवी है ना, हम उस पर आपको खुद पैसा नहीं दे रहे, ये हम क्या कर रहे हैं, हमने तो एंड में ही देना है, हम उससे पहले नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप अभी पहले बेचना चाहते हो तो ये एक एसेट है एक तरह का, और उस एसेट को हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देते हैं। तो जैसे ही एनएफओ हुआ उसकी लिस्टिंग करवा दी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पर, तो एक तरह से आप सेकेंडरी मार्केट में, ओपन मार्केट में उसे खरीद बेच सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं कर रही, प्लीज कीप इट इन माइंड। ओपन एंडेड फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ही खरीद रही थी, खुद ही बेच रही थी, है ना, और बीच में भी ये काम कर रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो भी आपने परचेज सेल करनी है वो आप स्टॉक एक्सचेंज में, ओपन मार्केट में कर रहे हो, करेक्ट। सो दिस इज डन थ्रू अ लिस्टिंग ऑफ द स्कीम इन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है, इसका मतलब जब हम कह रहे हैं कि एक अमाउंट पर्टिकुलर हमने ले लिया,
यूनिट कैपिटल हमारे पास आ गई, हम इसे वापस नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा देते हैं, खरीदने वाले लोग भी वहां मिलेंगे, बेचने वाले भी लोग होंगे, आप सेकेंडरी मार्केट में इसे जो खरीदना बेचना है वो कर लो, क्योंकि हमारी तरफ से इसका जो पैसा मिलना है वो कब मिलना है, पूरे टाइम पीरियड जो गिवन है उसके बाद। सो इसीलिए ट्रेड करना जरूरी है उसका, कोई बेचना चाहे तो कैसे बेचे। दैट इज वाई क्लोज एंडेड स्कीम में जो लिस्टिंग है वो कंपल्सरी होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर वो लिस्टिंग नहीं होगी तो उस कारण से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, उस कारण से प्रॉब्लम ये आएगी कि उसका ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। देयरफॉर आफ्टर द एनएफओ, इन्वेस्टर्स हु वांट टू बाय यूनिट्स वो कहेंगे अरे एनएफओ तो चला गया, एनएफओ एक बार चला गया तो हमारे हाथ में तो वहां से आएगा नहीं दोबारा, तो अब कहां से लें, म्यूचुअल फंड कंपनी तो देगी नहीं, उसने जितनी यूनिट देनी थी वो दे दी, अब जाके कहां से लें, लाओ भैया लाओ, सेकेंडरी मार्केट से जाके लेके आते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों को पहले एनएफओ में वो यूनिट्स मिली होंगी, अगर वो चाहेंगे तो बड़े रेट पे, जो भी रेट होगा उनको लगेगा कि हाँ हमारा फायदा है तो वो बेच देंगे। सो वो सेलर से स्टॉक एक्सचेंज में इनको ले सकते हैं। तो देखा जाए तो बायर्स और सेलर्स को मिलाने का जो काम है वो यहां पर स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसा कि वो नॉर्मली शेयर्स में करता है। सिंस पोस्ट एनएफओ सेल एंड परचेज ऑफ यूनिट्स हैपन टू और फ्रॉम काउंटर पार्टी इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो इस कारण से यूनिट कैपिटल में तो कोई चेंज आया नहीं। यूनिट कैपिटल जो वहां पर रखी थी किसके पास, जो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पड़ी थी, वो बिल्कुल सेम है, उसमें ना कोई एडिशन हो रहा ना वहां से कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा, बस उसके समझ लो ओनर्स बदल रहे हैं। समझे मेरी बात के नहीं। एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं जी, मान लो एक प्लॉट जो है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, एक बड़े से प्लॉट को 100 टुकड़ों में बांट दिया गया, उस ओनर ने 100 टुकड़े 100 अलग अलग लोगों को बेच दिए, ठीक है जी, और ये कहा कि 10 साल बाद जो है मैं आपसे यही सेम वापस खरीदूंगा, ठीक है। अब 10 साल बाद जो भी ओनर होगा वो मुझे बेच सकता है, लेकिन इस 10 साल के दौरान जो है मैं कोई सेल परचेज करने वाला आपसे नहीं हूं, ना कोई और लैंड बेचूंगा और ना ही ये वाला आपसे वापस खरीदूंगा, मुझसे तो बातचीत करनी है तो 10 साल बाद आना। अब कहानी क्या हो गई कि इस दौरान 10 साल के दौरान आप उसके ओनर हो, वो कहते भाई हमें अगर बीच में बेचना पड़े तो कोई बात नहीं, क्या करें फिर हम, मैं कहूँगा भैया मैं तो 10 साल बाद पैसा दूंगा, इस 10 साल के दौरान आपने जिसको भी देना है वो अपनी रजिस्ट्री करा ले, XYZ जिसको बेचना है, जो खरीदना बेचना है करते रहो, एंड में 10 साल बाद मेरे पास आ जाना, मैं इसके पैसे दे दूंगा, उस समय जो भी ओनर होगा वो ये ले लेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी ऐसा ही किया, एक फंड निकाल दिया, यूनिट्स बांट दी, पैसा ले लिया, पैसा कहीं ना कहीं लगा दिया, अब उसकी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में हो रही है, यानी जो यूनिट कैपिटल उस म्यूचुअल फंड के पास आई थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, दैट विल रिमेन स्टेबल, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। तो ये है कहानी क्लोज एंडेड फंड की। सो पोस्ट एनएफओ में क्योंकि जो यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी है वो तो इसका प्राइस कैलकुलेट कर नहीं रही, जो उसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है वो तो सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही तो है, फाइनेंशियल एसेट ही तो है, तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई ज़्यादा पैसा उसका लगा देगा, कोई कम लगाएगा, तो जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो अपने हिसाब से जो है उसको खरीद बेच रहे हैं, यानी जो NAV है वो अलग है, समझे मेरी बात क्या नहीं, और जो ट्रांजैक्शन प्राइस उनका चल रहा है वो अलग है, वो जितने मर्जी में खरीदे बेचे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपनी NAV अलग तरीके से निकालनी है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, जो NAV है और जो ट्रांजैक्शन प्राइस, ये आपस में डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है डिमांड और सप्लाई के कारण। सो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन फॉर द यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, the transaction price could be higher or lower than the prevailing NAV। जो भी NAV होगी उससे या तो वो ज़्यादा हो सकता है या फिर वो कम हो सकता है। Is that very very clear to you? तो ये सारी की सारी बात थी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड की। हम बात करेंगे अब इंटरवल फंड की। कुछ क्लोज एंडेड फंड ऐसे भी हैं जहां पर कहानी कुछ ऐसी आती है कि भाई ये तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया आपने,
कुछ ऐसा इंटरवल बीच में डाल दो जिसमें थोड़े समय के लिए ट्रांजैक्शंस ओपन कर दी जाए, कुछ इंटरवल्स बना दो, साल में कुछ दे दो जी हमें 1 महीना। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, साल को 2 हिस्सों में बांट दो, 15 दिन पहले 6 महीने में दे देंगे आपको प्लस माइनस करने के लिए, और 15 दिन दूसरे हिस्से में दे देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इंटरवल दे दिया कि इसमें आप ओपन कर सकते हो इसे, बाकी समय क्लोज रहेंगे, तो ये कहलाते हैं इंटरवल्स। देखा जाए तो इसमें ओपन और क्लोज्ड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स का एक तरह से समागम हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंडेड एज वेल एज क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स का यहां पर कॉम्बिनेशन बन गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इंटरवल फंड्स में क्या है, दोनों के फीचर्स, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों के फीचर्स को इसमें कंबाइन कर दिया जाता है। दे आर लार्जली क्लोज एंडेड बट बिकम ओपन एंडेड एट अ प्री स्पेसिफाइड इंटरवल। एक प्री स्पेसिफाइड इंटरवल है, उस दौरान वो ओपन हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एन इंटरवल स्कीम माइट बिकम ओपन एंडेड बिटवीन व्हाट, डेट्स दे दी एग्जांपल की, पहले 6 महीने के दे दिए, पहले 6 महीने 1 जनवरी से लेके 30 जून, उसमें पहले 15 दिन दे दिए, फिर अगले 6 महीने जब शुरू हुए तो जुलाई में 1 से लेके 15 तक दे दिया हर साल। ये जो किस समय ओपन होना है वो पहले लिख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये केवल एक एग्जाम्पल है, राइट। सो द बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स इज दैट अनलाइक प्योरली क्लोज एंडेड स्कीम, वहां पर तो कंप्लीटली आपको स्टॉक एक्सचेंज पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी आ गया कि आप इनको अगर बेचना खरीदना चाहें तो इंटरवल फंड्स को आप इस दौरान जब उसे ओपन कर दिया जाए उस पर्टिकुलर इंटरवल में आप उसे खरीद बेच सकते हैं। सो यूनिट्स हैव टू बी कंपल्सरीली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है कि नहीं, ये तो ध्यान रखने वाली बात है ही कि उनको हमेशा एग्जिट रूट देना ही देना है। ये एक एडिशनल चीज है, सुन लो मेरी बात। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ये बोल दिया कि चलो ठीक है इन 15 दिनों में काम होगा या 30 दिन में काम होगा। नो, क्लोज एंडेड फंड है वो तो ट्रेड उसका स्टॉक एक्सचेंज में होना ही होना है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल ऑप्शन जो आप दे रहे हो यहां पर ये है वो, ठीक है, ओपन कर दिया। The period when the interval scheme becomes open-ended, they are called transaction period. क्यों? क्योंकि उस दौरान आप ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हो। That is why वो जो ओपन है कि इस समय आप चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज की बजाय कंपनी से भी सेल परचेज कर सकते हो। सो ये क्या बन गए, ये ट्रांजैक्शन पीरियड बन गए। तो उस इंटरवल स्कीम में जो जिस पीरियड में सेल परचेज अलाउ कर दी गई है यानी ट्रांजैक्शंस अलाउ कर दी गई हैं, वो क्या बन गया, ट्रांजैक्शन पीरियड, ठीक है। द पीरियड बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन पीरियड and the opening of the next transaction period, that is called interval period। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपने अभी देखा 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी मान लीजिए 2023 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक हमने इसे पूरी तरह से ओपन रख दिया, लेकिन अगला पीरियड जो शुरू होगा वो होगा 1 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला ट्रांजैक्शन पीरियड आना है, जो ओपन रहना है, वो तो जुलाई में होगा, लेकिन उस दौरान बीच में जरा ये देखिए इस पीरियड को आप क्या कहेंगे, इस पीरियड को आप क्या कहेंगे जो कि 16 जनवरी से लेकर 30 जून तक का है। ये पीरियड कहलाएगा इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर क्या अलाउड है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज, ये कहलाएगा इंटरवल पीरियड। क्योंकि इस दौरान ओपन था 15 दिन, फिर 15 दिन के बाद बचे हुए टाइम में ओपन नहीं है, वो इंटरवल दे दिया, उसके बाद फिर आप पहुंच गए अगले लेवल पर, आपको फिर से 15 दिन दे दिए, तो ये ओपन पीरियड हो गया, ट्रांजैक्शन पीरियड हो गया, और जिस पीरियड में कोई काम नहीं हो गया वो इंटरवल पीरियड हो गया। सो मिनिमम जो यहाँ पर रूल बनाया गया कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पीरियड इज 2 days, कम से कम 2 दिन के लिए आपको ओपन रखना होगा।
और इंटरवल पीरियड कितना होना चाहिए? अच्छा, ये मिनिमम ड्यूरेशन है केवल 2 दिन, इसके आप 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कितने समय बंद रहेगा? मिनिमम 15 दिन के लिए बंद रहेगा, यानी जो मिनिमम ड्यूरेशन इंटरवल पीरियड की है वो 15 दिन की रहेगी। यानी जिस दौरान सेल परचेज अलाउड है, ट्रांजैक्शन, वो कम से कम 2 दिन होना चाहिए, मिनिमम 2 दिन, ज़्यादा आप जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन जो इंटरवल पीरियड है वो कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी रख सकते हो। चलिए एक बात सुन लो, इस ट्रांजैक्शन पीरियड के अलावा जो जो वहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा किसी भी दिन में आपको कोई रिडम्पशन, कोई रीपरचेज अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड कंपनी से। स्टॉक एक्सचेंज में तो आप पूरे साल कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। सो यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड ही आप उसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनी से, अदरवाइज इंटरवल पीरियड के दौरान नहीं कर पाओगे। इंटरवल पीरियड में कुछ खरीदना बेचना चाहते हो तो वैसे स्टॉक एक्सचेंज पूरे साल ही ओपन है, जब ओपन है तब परचेज करो, सेल करो, ठीक है ना। सो ये जो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड, जिसमें सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन दोनों हो सकते हैं, यानी आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो वापस कंपनी को, केवल ट्रांजैक्शन पीरियड में काम होगा, इंटरवल पीरियड में ये काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब ये बाकी अगला पॉइंट हमारा आएगा वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का, पैसिवली मैनेज्ड फंड्स का। लेकिन हमने जो ये अभी काम किया है इसका स्ट्रक्चरल उससे लेना देना था, फंड के स्ट्रक्चरल सिस्टम से, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड हमने 3 बातें सीख ली, जिसमें पहला 1A वो क्या था जी, ओपन एंडेड, 1B क्या था, क्लोज एंडेड, ये है A, ये है B, और C क्या है, वो है क्लोज इंटरवल फंड्स। सो नेक्स्ट सेशन में हम जब बातचीत करेंगे तो हम एक्टिव और पैसिव की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंड की बात चलेगी। ये पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके डिफरेंसेस को समझ लीजिए, ट्रांजैक्शन पीरियड, इंटरवल पीरियड अच्छी तरह समझ लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज की बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। बाकी सब बातें होंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।